अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आज हमने मिसलेनियस एमसीक्यूज करने थे और मुझे थोड़ा ये पूछना था आप लोगों से कि ये पता है आपको कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में किसमें है ये? मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिला नहीं कि मिसलेनियस एमसीक्यूज किधर दिए हुए हैं। तो मैं आपको जो है ना बुक फॉर्म से करा रही हूँ। अगर किसी के पास है तो मुझे बताए कि मिसलेनियस पीडीएफ फॉर्म में किस चैप्टर के साथ दिए हुए हैं। नहीं तो आपके पास पेज नंबर जो है वो 875, चैप्टर नंबर 15 मिसलेनियस एमसीक्यूज का है। बिस्मिल्लाह करते हैं। 56 years old male presented with erythematous scaly postular lesions initially located in the inguinal and perianal and a very few lesions on the face for 3 weeks. He also complains of loose stools and excessive hair fall. Which nutritional deficiency can cause this presentation? असल में इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इस तरह की चीजें आई हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिंक वगैरह का आया हुआ है तो आपको बाकी मिनरल्स वगैरह का भी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जिंक की वजह से बताया हुआ है कि एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का हुआ है पेशेंट को कॉज बाय जिंक डेफिशिएंसी, जिसमें आपके पास पेरी ओरल फेशियल और एक्रल पैपिलो स्क्वेमस इरप्शन अकम्पनीड बाय डायरिया एंड एलोपेशिया। ठीक है। इसमें आपके पास एनोरेक्सिया नर्वोजा, अल्कोहलिज्म, बैरियाट्रिक सर्जरी, टीपीएन, नेफ्रोपैथी, आईपीटी, इन सब कंडीशंस के साथ ये जिंक डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है। ठीक है। अब जो लो सिलेनियम स्टेट है उसमें क्या होगा, आपके पास डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी और कंफ्यूजन भी आएगी। अब आपको मिनरल्स और इन चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा, अब जिंक अभी हमने पढ़ा, जिंक में अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, मैग्नीशियम के साथ क्या क्या हो सकता है, ये अब आप अलहदा से भी एक मिनरल्स का निकालोगे, नेट पे एक पिक्चर आती है बड़ी अच्छी, गूगल करो, आप इमेजेस में जाओ और वहां पे आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगे सारे फंक्शंस इनके। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास ये है कि अल्कोहलिक पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ लूज stools for 3 months associated with dark scaly eruptions on the neck region. His wife also told you that he is not forgetting his way back home frequently and remains confused most of the time. What is the probable cause in this patient? अच्छा, थ्री हम इसमें डीज, अब तो वैसे कहते हैं 4 डीज होता है। हम किस में पढ़ा करते थे, कौन बताएगा? और क्या? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस होता था ना इसमें। वेरी गुड। और किसके साथ होता था वो? आई थिंक ये स्कर्वी में होता था। नहीं, नियासिन डेफिशिएंसी में होता है। बेसिकली ये ट्राइड बनता है पिलैग्रा का। अच्छा, पास मेडिसिन वालों ने मजे की बात है इसमें 4 डी भी ऐड कर दिया, डेथ। ये इतना अल्टीमेट, ये इसकी नियासिन डेफिशिएंसी इतनी डेंजरस है, डेथ भी करा देती है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स सप्लीमेंट्स गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर ग्लूकोस्यूरिया? अच्छा, आपको पता होना चाहिए विटामिन सी के साथ जो है ना, बोथ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप सर्च करोगे ना मैकेनिज्म, तो आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगा कि किस तरह विटामिन सी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कराती है। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है। फोर्थ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? अब विटामिन ए डेफिशिएंसी का सबको ही पता है कि क्या होता है, उसके साथ नाइट ब्लाइंडनेस और ये चीजें होती है सारा कुछ। अब वो साइन का पूछ रहे हैं। ठीक है। साइन वो होता है जो कि आपने जज करना है। वो पेशेंट के अंदर जीरोसिस और वाइट डॉट स्पॉट्स अर्लीस्ट साइन है। सिम्टम वो होता है जो कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे अर्लीस्ट साइन पूछा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है कि 26 years old female with yellowish discoloration of her body complained on the palm soles, but sclera is white. LFTs are normal. अगर जॉन्डिस होता आपके पास तो उसमें क्या होता, स्क्लेरा भी पेल हो जाता, येलो हो जाता। तो यहाँ पे कैरोटीनीमिया कंडीशन है जिसमें पूरी स्किन येलो होती है, स्क्लेरा स्क्लेयर होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप, जीरोसिस इज द अर्लीस्ट साइन ना विटामिन ए डेफिशिएंसी का, साइन का पूछा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ हमें कैरोटीनीमिया का एमसीक्यू आया था, कौन बताएगा, उसको रिपीट करेगा? हाँ जी, कौन बताएगा? बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ कैरोटीनीमिया एसोसिएटेड होता है।
कैरोटीनीमिया किन डाइट्स में होता है ज्यादा कैरोटीन? आपके पास कैरेट्स वगैरह सब्जियों वगैरह में ज्यादा होता है। अब आपके पास क्या है इसमें, कि जो पेशेंट है जो सब्जियां खाएगा वो मोटा तो नहीं हो सकता ना। हमें जो एमसीक्यू आया था कि ओबीस फीमेल है और उसकी सारी येलो चेंज ऑफ स्किन है। अब उसको क्या है, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ हर कंडीशन? सबने कैरोटीनीमिया चूज किया था मेजोरिटी ने, हालांकि उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म था। आंसर हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है कैरोटीनीमिया। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके पास ओबीस पेशेंट होता है, कैरोटीनीमिया का पेशेंट थिन लीन होता है, अगर अलहदा से हो कैरोटीनीमिया। ठीक है, तो एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि वो पूछ क्या रहे हैं आप। सिक्स एमसीक्यू हमारे पास है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ वेट लॉस, टोटल बॉडी एलोपेशिया, पेनफुल थिकेंड बोन्स, अर्ली मॉर्निंग हेडेक फॉर 3 मंथ्स। आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक आ गया, रेज्ड आईसीपी का फीचर है। ठीक है, बाकी जो फीचर्स हुए हैं, टोटल बॉडी एलोपेशिया, पेनफुल थिकेंड बोन्स, ये भी अब आपके पास विटामिन ई डेफिशिएंट, विटामिन ए एक्सेस का फीचर है। आपने एमसीक्यू किया था ना कि रेज्ड आईसीपी जो बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, वन ऑफ द कल्प्रिट ड्रग इज विटामिन ए। अब आपको इससे ये चीज समझ आई है कि मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी के भी एमसीक्यू हैं और उनकी एक्सेस के भी एमसीक्यू हैं, टॉक्सिसिटी से क्या हो रहा है। तो अब आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। बेहतर है तो इसको टेबुलर फॉर्म में निकाल लो, गूगल करके इकट्ठे आ जाएंगे सारे के सारे। सेवेंथ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल डिफरेंशिएट बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड प्राइमरी एडिसन्स डिजीज? ये मैंने आपको साइकेट्री में पढ़ाया था। अब ये आप मुझे बताओगे क्या था डिफरेंस? 3 C's और 3 G's पढ़े हुए थे एनोरेक्सिया नर्वोसा में, वो क्या थे? कौन से थे वो 3 C's 3 G's? कौन बताएगा? हाइपोगोनेडिज्म का होता है एक तो। नहीं, 3 C's और 3 G's, हाइपोगोनाडिज्म नहीं, जी बढ़े हुए जी बताने हैं। हाँ जी, क्या? हाइपर कॉर्टिस। कॉर्टिसोल, वेरी गुड, कॉर्टिसोल। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा कैरोटीन, ये बढ़ जाते हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोकिलीमिया। तो हाइपोकिलीमिया इसका फीचर नहीं होता। एडिसन्स में आपके पास हाइपरकिलीमिया आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपके पास हाइपरकिलीमिया आता है, या नॉर्मल होगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एडिसन्स में आपके पास हाइपरकिलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा में हाइपोकिलीमिया, ये होगा आपके पास। ठीक है, और 3 G's क्या थे? अच्छा देखो, फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, हर चीज कम हो रही होती है। पेशेंट होता है साइकेट्रिक पेशेंट होता है, हाई अचीवर होता है, उसे लगता है वेट गेन का, उसको मसला होता है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, तो वो खाना नहीं खाता। तीन हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कि बीएमआई उनका कम होगा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें सारी चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन 3 C's और 3 G's पढ़े हुए होते हैं। 3 C's में हमारे पास कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीन था, और 3 G's में ग्लूकोज, ग्रोथ हार्मोन और सिलिवरी ग्लैंड्स इनलार्जमेंट। तो अब जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो क्या होता है आपके पास? एडिसन से ऑपोजिट चीज होगी ना कॉर्टिसोल का बढ़ जाना। तो कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से इसमें हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोकिलीमिया होता है, जबकि एडिसन में क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरकिलीमिया। क्लियर? हाँ जी डॉक्टर, ऐसा क्लियर हो गया? अच्छा, आपने बताया कि हाई स्लाइवरी ग्लैंड्स इनलार्ज होंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, और तीसरा क्या जी बताया था आपने? ग्लूकोज आपके पास बढ़ा हुआ होगा, आपके पास साथ में सिलिवरी ग्लैंड्स बढ़े हुए होंगे, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ होगा। ओके। ये साइकेट्री में हमने किया था अच्छे से एनोरेक्सिया का टॉपिक, बल्कि हमने इसका क्राइटेरिया भी 3 पॉइंट्स, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन हमने पॉइंट्स भी पढ़े थे इसके। अच्छा, एट्थ एमसीक्यू है, 42 years ओल्ड फीमेल विद ए बीएमआई ऑफ 28। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आती है, ये टॉक्स में भी आई थी। तो ये आपको सबको पता है कि कब आप ओवरवेट होते हो। एशियंस में और भी कम होता है, 23 के बाद ओवरवेट शुरू हो जाते हो। ठीक है, और 30 to 35 के बीच में क्लास 1, फिर आपके पास जो है ना 35 to 39 क्लास 2, और 40 से ऊपर आप जो है ना मेजर, मतलब लाइक मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है। अच्छा, अब एमसीक्यू है नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया?
अब एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं, और जो है ना ये बाकी चीजें दी हुई हैं सारी, और हाइपरनेट्रीमिया भी आता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन भी। लेकिन फोटोसेंसिटिविटी पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा का फीचर होती है, एआईपी का नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू 10th हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल डिफरेंशिएट बिटवीन मार्फन सिंड्रोम एंड होमोसिस्टिन्यूरिया। अच्छा, ऑक्सफोर्ड के अंदर ना मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टिन्यूरिया के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अगर डॉक्टर काशिफ इस क्लास में मौजूद हैं तो प्लीज, हमने बैच 1 के ग्रुप में शेयर किया था इसको, तो ये वो प्लीज इसको शेयर कर दें, मार्फन और होमोसिस्टिन्यूरिया के डिफरेंस का टेबल। मोटा मोटा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मार्फन में आपके पास क्या होता है, लेंस की डिसलोकेशन, अपवर्ड डिसलोकेशन होती है, लेकिन होमोसिस्टिन्यूरिया में डाउनवर्ड डिसलोकेशन होती है। ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या होता है कि होमोसिस्टिन में आपके पास हाइपर कोagulable स्टेट होती है, पेशेंट को डीवीटी वगैरह के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रोक के साथ आ सकता है। होमोसिस्टिन में आपके पास मेंटल रिटार्डेशन होती है, जबकि मार्फन में नहीं होती। ये तीन मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो कि पूछे जाते हैं। वैसे उसमें ऑक्सफोर्ड में 4-5 ज्यादा लिखे हैं इससे। 11th एमसीक्यू ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक की बात कर रही हूँ मैं, छोटी वाली, आप सबके पास होगी सही वो। 11th MCQ, 55 years old patient presented with complaints of pain in left shoulder for 3 months. Examination पर limited range of movements are both active और passive. There is no obvious deformity. आपको पता है ये टिपिकल जो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स खराब हो तो ये आपके पास फ्रोजन शोल्डर होता है, जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आपके पास व्हाट आर द एक्टिव मूवमेंट्स एंड व्हाट इज पैसिव मूवमेंट। हाँ जी, क्या होती है एक्टिव और पैसिव, किसी भी जॉइंट की एक्टिव और पैसिव क्या होती है। यानी जो पेशेंट करे वो एक्टिव होती है, और जो हम बीइंग एग्जामिनर करवाएं तो वो पैसिव मूवमेंट। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फ्रोजन का पॉइंट है। आप जब रिमेटोलॉजी करोगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से कराऊंगी कि किसमें एक्टिव और किसमें पैसिव मूवमेंट्स अफेक्टेड होती है। अब जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम और रोटेटर कफ टीयर है ना, उसमें आपके पास पैसिव मूवमेंट्स कर सकता है पेशेंट, एडिसिव कैप्सुलाइटिस में नहीं कर सकता। ये एक मोटा डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 12 है, फार्मर फ्रॉम द पंजाब विलेज ब्रॉट टू द इमरजेंसी इन समर सीजन who was found unconscious. He was all right in the morning and when he left for work. ये हमारे पास टिपिकल पेशेंट्स आते हैं कि गर्मी में काम कर रहे हैं, समर सीजन है, रेस टेम्परेचर, जीसीएस डेट्यूरेटेड कर गया, हीट स्ट्रोक होता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक को कैसे मैनेज करना है इसके मैं आपको कुछ ना वॉइस नोट शेयर करूंगी, मुझे याद भी करा दीजिएगा। एचआईवी के नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया आपके ग्रुप पे, मुझे हीट स्ट्रोक के याद करा दीजिएगा कि इसकी मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे कैसे करना है आपने। वैसे नेक्स्ट एमसीक्यू है, बेस्ट कूलिंग मेथड कौन सा होता है इसका, इमर्जन इन कोल्ड वाटर। लेकिन क्या स्टेप वाइज अप्रोच है हमारे पेशेंट की, ये मैं आपको वॉइस नोट शेयर कर दूंगी। 14 एमसीक्यू है, ए ग्रानुलोसाइटोसिस इज साइड इफेक्ट ऑफ। ये आपको पता है कि क्लोजापिन का साइड इफेक्ट होती है। ये हमें नेक्स्ट 15 एमसीक्यू जो है ना, ये हमें आया था एग्जाम में। टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, इसमें आपके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, हाइपरलिपिडीमिया की जो फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन है वो दी हुई है नीचे। मैंने इसको बहुत फनी सा निमोनिक बना के याद किया था कि अपने बहन भाइयों पे, लाइक टाइप 1 मेरी बड़ी सिस्टर होगी, आप भी इस तरह कोई बना सकते हो जो रिकॉल करने में आसानी हो जाए। अब आपको टाइप 1 एक हो गई, टाइप 2 के अंदर फर्दर दो हैं, 2A 2B, 3 4 5 अलग हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में आपके पास क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज कम होता है, काइलोमाइक्रोन्स बड़े हुए होते हैं। जब काइलोमाइक्रोन्स बड़े हुए होते हैं तो काइलोमाइक्रोन्स के अंदर प्योर ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। तो टाइप 1 में आपके पास हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया होता है। अगर हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया होगा तो हमने पढ़ा था कि ट्राइग्लाइसराइड्स का लेवल बढ़ जाना पेनक्रेटाइटिस करा देता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पेनक्रेटाइटिस, लाइपीमा रेटिनालिस, हेपाटाइटिस सेप्टिनोमेगाली और इरप्टिव स्किन ज़ैंथोमास होंगे। जिस भी टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया में आपके पास हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होगा उसमें इरप्टिव ज़ैंथोमास होंगे। ठीक है, तो ये आपने इसमें डाइट कंट्रोल करानी होती है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है 2A और 2B। 2A में आपके पास प्योर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, और आपके पास लाइपोप्रोटीन कौन सी बड़ी होगी, एलडीएल। ये एलडीएल रिसेप्टर डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
अब इसमें जो जिसमें भी आपके पास कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ होगा उसके अंदर क्या होंगे, टेंडन एंड थोमास आएंगे। ठीक है। अभी हमने पढ़े टाइप 1 में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, उसमें इरप्टिव, ट्राइग्लिसरीडीमिया की वजह से इरप्टिव, और कोलेस्ट्रोल की वजह से टेंडन। अब जो टाइप 2 भी है उसमें आपके पास एलडीएल और बीएलडीएल का मसला है, वो कंबाइन है। ठीक है। अब जो 3 है, 3 में आपके पास क्या हो जाता है कि इंटरमीडिएट डेंसिटी है, वो भी कंबाइंड टाइप होती है। इसमें आपके पास इसका स्पेसिफिक फीचर होता है पाल्मर्स एंड थोमस। टेंडन और इरप्टिव, क्योंकि वो भी है हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया के से इरप्टिव भी होंगे, आपके पास टेंडन भी होंगे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। लेकिन अब ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, तो इसके साथ पाल्मर्स एंड थोमस इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। टाइप 4 में कहती हूँ बिल्कुल टाइप 1 की ज्यादा क्लोज बहन है। इसमें भी आपके पास हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया आएगा, लेकिन बीएलडीएल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। बाकी फीचर जिसके वही पेनक्रेटाइटिस वगैरह हो जाता है। अब टाइप 4 और टाइप 5 के एमसीक्यूज आते हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएशन होती है इसकी। अब टाइप 5 में बीएलडीएल और काइलोमाइक्रोन्स दोनों बड़े में होंगे। ठीक है। तो ये आप अपने मतलब इस तरह अपने ऊपर निमोनिक बना के और इस तरह करके याद रख लो, फिर ये रह जाती है क्लासिफिकेशन याद, और इसके एमसीक्यूज आते हैं। 16 एमसीक्यू हमारे पास है। 32 years old male with complaint of erectile dysfunction and difficult to achieve orgasm for 2 months। मैंने आपको बताया था कि एसएसआरआई का पेशेंट जब आपके पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आता है तो उसमें आपने क्या देना होता है। हमने उस दिन ये बात की थी कि इसमें आपने उसमें सीएमडीटी में भी ये लिखा हुआ है कि आपने इसमें आपने क्या ऐड करना होगा, बिप्रोपियन ऐड कर सकते हो। ठीक है। 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, सिल्डेनाफिल यूज कर सकते हो, बिप्रोपियन यूज कर सकते हो, और आप इसमें एक और ऑप्शन भी मैंने आपको बताया था कि सीएमडीटी में लिखा हुआ है। आप भी प्रोपियन लिख के सर्च करोगे ना सीएमडीटी में, तो आपको ये कई चीजें आएंगी रिसर्च में, तो एक आपको ये भी मिलेगा पॉइंट इसमें, एसएसआरआई इज एसोसिएटेड आपके पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 17 एमसीक्यू हमारे पास है। अच्छा, बिप्रोपियन और हमने कहाँ पढ़ा था और कहाँ देना होता है। हाँ जी। स्मोकिंग सिलेक्शन। स्मोकिंग वेरी गुड। सिगरेशन में स्मोकिंग सेजेशन में कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन थी इसके यूज की। ये मैंने आपको फार्मा अच्छे से पढ़ाई है, मुझे लग रहा है आप जो माइनर माइनर टॉपिक्स है ना उनको आपने अच्छे से नहीं किया होगा। फार्मा, साइकेट्री, ये हालांकि हमने कर चुके हैं, आपको आनी चाहिए। एपिलेप्सी में नहीं देना था ना। और आपके पास जो वर्निक्लीन थी उसे किस में नहीं देना था। एक तो सुसाइडल टेंडेंसी में, तो वार्निक्लीन सुसाइडल टेंडेंसी में, बुप्रोपियोन उसमें वेरी गुड। बिल्कुल। इज अगर साइकेट्रिक सिम्टम्स है तो उसको नहीं देना फिर। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है 17। A patient from a village background took some antibiotics from a quack for suspected typhoid, presented with gum bleeding. CBC पे pancytopenia with absent retics count. Which antibiotic he may have taken? आपको पता है पैनसाइटोपिनिया की मैंने आपको निमोनिक के साथ कराई थी। अब आप मुझे इसका निमोनिक तो बताओगे भाई, और कौन कौन सी ड्रग्स थी। आपको पता है मेरा एक इंटरव्यू मैंने आपको बताया था पिछले दिनों हुआ था, उसमें मुझसे क्या क्या चीजें रॉकेट लंग, अब मुझसे पैनसाइटोपिनिया की ड्रग्स भी पूछी थी, एरिथीमा नोडोजम की कॉजेज पूछी थी। मतलब उनको फिर आपने स्पीडली आंसर, इंटरव्यूज में तो स्पीडली आंसर करना होता है। हाँ जी, क्या निमोनिक था इसको, कौन कौन सी ड्रग्स थी, चलो कुछ तो बता दो। मैंने कहा था एक डायबिटिक पेशेंट है, एपिलेप्सी भी है उसको, और उसको जो है ना वो इस टाइम वो एंटीसाइकोटिक भी ले लेता है, उसको इन्फेक्शन हो गया है। वेरी गुड, मीथोट्रेक्सेट। हमने ऐसे निमोनिक बताया था। अब याद आ गया हमने किस तरह के थे, मीथोट्रेक्सेट भी बिल्कुल होती है इसमें शामिल। क्लोरम फेनिकुल हमने एंटीबायोटिक पढ़ी थी उसमें। ठीक है। फार्मा में हम मैंने आपको कराया था अच्छे तरीके से, डायबिटिक पेशेंट का निमोनिक बनाया था, डायबिटिक ड्रग सल्फोनाइल यूरिया, और आपके पास उसमें एपिलेप्सी में आपके पास ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है। और हमने कहा था कि वो जो है लिंजोलिट जो है ना आपके पास ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराती है, नॉट पैनसाइटोपिनिया।
चले, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 18. A 28 years IV drug abuser with complaints of right shoulder pain with fever on and off intractable hiccups है, shoulder joint normal है with normal range of movement at right shoulder. What should be the next best management? अच्छा, अब देखो इसमें आपके पास आईवी ड्रग अब्यूजर है तो ब्रॉड डिफरेंशियल हो जाएगा, लेकिन पेशेंट को यहाँ पे शोल्डर पेन है, नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, तो इसकी वजह से लोकल पैथोलॉजी भी रूल आउट हो जाती है। इसका मतलब है पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है शोल्डर की तरफ, क्योंकि शोल्डर की अपनी मूवमेंट में कोई मसला नहीं है, हिकअप्स भी हैं, तो अंडरलाइन कोई इसमें मसला है, कोई इसके कोई इरिटेशन कर रहा है, कोई मैस हो सकता है, कोई एब्सेस हो सकती है, तो आपको सीटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस कराना होगा। 19 MCQ है, which one of the following primary cancer causes brain mets? ये तो सबको पता है, लंग कैंसर। हमारे पास आईएमएम में रिंग नानसी लेजेंस थी, तो वो ट्यूबरकुलोमास, मेट्स, ये सारी डिजीज हमने बताई थी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था ये वाला कि सबसे कॉमन मेट्स ब्रेन में कहाँ से आ रहे होते हैं, लंग से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि 65 years old smoker presented with complaint of tingling sensation in right arm associated with weakness of the right arm for 3 months. Examination में wasting of the small muscles of the hand, constricted pupil with loss of sweating on right side of the face and partial ptosis on the right side. आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम की कितनी टाइप होती हैं? सेंट्रल, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब जो हमारे पास पैनकॉस ट्यूमर होता है, ये कौन से वाला करता है? एनहाइड्रोसिस की बेस पे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर रहे होते हो। जो सेंट्रल है उसमें फेस, ट्रंक सबका लॉस होता है। जो प्री गैंग्लियोनिक है उसमें आपके पास फेस का लॉस हो रहा होता है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है आपके पास उसमें क्या होता है? उसमें आपके पास नो एनहाइड्रोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पैनकॉस ट्यूमर, ये आपके पास प्री गैंग्लियोनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट इन ए पेशेंट विद कोकेन विथड्रॉल? मैंने आपको बताया था कि हेलुसिनेशंस और ये सारी चीजें विथड्रॉल से आती हैं, तो आपके पास जो है ना टेक्टाइल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं विथड्रॉल की वजह से। 22 MCQ, which one of the following can be used to diagnose benign paroxysmal positional vertigo, BPPV? इसको मैंने ना इस तरह याद किया हुआ था कि डी से डिक्स हेल्पाइक और डी से डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में इसमें बीपीपीवी के डिक्स हेल्पाइक मैन्यूवर यूज होता है, ट्रीटमेंट में एप्ले मैन्यूवर। 3 MCQ हमारे पास ये है। 45 years old alcoholic presented in emergency with a diagnosis of acute pancreatitis. 3 days after admission, he complains of sudden onset of visual loss in the right eye. Fundoscopy पे white patches है on the retina. ये हमें MCQ एग्जाम में आया था इस बार 2023 फैब में। What can be the cause of this patient? Basically Purshers retinopathy हुई हुई है acute pancreatitis के साथ। 24 MCQ हमारे पास है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बल्कि अब आप मुझे पढ़ाओगे ये। Patient है, shock in emergency. A decision is made to insert Swan-Ganz catheter to determine the cause of shock. Swan-Ganz catheter pulmonary capillary wedge pressure measure करता है, तो इनडायरेक्टली आपके पास करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर डायरेक्टली नहीं करता, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था, किसके इक्विवेलेंट होता है? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है। तो इसकी वजह से आप इनडायरेक्टली इसको मेजर करते हो, बाकी डायरेक्टली मेजर कर रहे हो चीजें। ये भी पहले एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू हुआ करता था। नेक्स्ट एमसीक्यू 25 है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सडन ऑनसेट ऑफ बायलैटरल लोअर लिम्ब वीकनेस विद लो बैक, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, इसमें आपके पास बेस्ट टेक्निक तो एमआरआई स्पाइन कराओ। अब जिस लेवल पे आ रहा है हम तो वो कराते हैं, मैंने आपको बताया था ना, मुझसे लॉन्ग केस में वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब आपके पास ये रीजन मिल गया तो आप क्या कराओगे, मैंने बोला एमआरआई होल स्पाइन। तो उन्होंने कहा कि देखो इतना महंगा है एमआरआई, हर रीजन का 7-7 हजार का तकरीबन हो रहा है, तो आप इतना महंगा इसमें नॉन अफोर्डिंग पेशेंट होता है, करा लोगे? तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पहले थोरेसिक का कराऊंगी, फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ होता है, मतलब लगता है कि इसमें डीमाइलिनेशन आ गई, तो फिर मैं बाकी भी कराऊंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो बताया हुआ है कि सबसे अच्छा ऑप्शन एमआरआई का होल स्पाइन वाला ही है।
26 हमारे पास है, which one of the following is the most common paraneoplastic syndrome associated with malignancy? ये तो सबको पता है कि सबसे कॉमन तो हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया होता है। हाइपरकैल्सीमिया malignancy की अप्रोच भी होती है कि आपने उसको ट्रीट कैसे करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 27. 49 years old male is diagnosed with a new diagnosis of essential hypertension. Ambulatory blood pressure reading shows uh, 150 over 95 millimeter of mercury blood pressure. There is no end organ damage and no other comorbidity. अब देखो एज के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या ऑप्शन है इसमें। रामिप्रिल, ठीक है, जो एस इनहिबिटर्स आपने देने हैं। अच्छा, अगर ब्लैक अफ्रीकन है आपके पास तो फिर क्या करना होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉक। हाँ जी, अगर डायबिटिक ब्लैक अफ्रीकन है फिर क्या करना? एस इनहिबिटर। नहीं, आपको फिर भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है, लेकिन एस इनहिबिटर्स के साथ ऐड करके देने हैं। ये पास मेडिसिन में दिया हुआ है, एक एमसीक्यू। ठीक है, चलिए यहाँ हमारे मिसलेनियस एमसीक्यूज खत्म होते हैं। डॉक्टर अहमद वगैरह ने रिक्वेस्ट की थी कि पहले मिसलेनियस करा दें ताकि हम अपना पिछला कवर कर लें, तो फिर कल से हम अपना मेजर यूनिट उठा लेंगे नेफ्रो। ठीक है, तो बाकी विटामिन्स मिनरल्स के टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसीज इनके लिखो, लिख के इनका टेबल इमेजेस में जाओगे टेबल आ जाएगा इकट्ठे, तो उससे आपको एक साथ इनको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एचआईवी के नोट्स मैंने शेयर कर दिए, हीट स्ट्रोक में आपको सुबह भेज दूंगी। ठीक है, चलें फिर सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।